हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का 6th टॉपिक अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कंसेप्ट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं कंसेप्ट्स, सिग्निफिकेंस, लर्निंग प्रिंसिपल, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, इन सब की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में मिल जाएगी। आप उनको अवेल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करें और अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा। हमने उसमें जाना मीनिंग ऑफ अप्रोच का क्या मीनिंग होता है, अ वे ऑफ डीलिंग विद सिचुएशन और प्रॉब्लम। किसी भी सिचुएशन और प्रॉब्लम के साथ डील करने का कौन सा तरीका हम यूज करते हैं, क्या तरीका होता है, उसे अप्रोच कहते हैं। यानी कि जो क्लासरूम होती है वहां पे भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन मिलती है, और उसको डील करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं, उसे अप्रोच कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में 6 अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया था, जो थी टीचर सेंटर्ड अप्रोच, चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, थीमेटिक अप्रोच, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। इनकी डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में मिल जाएगी। आप वहां जा सकते हैं उसे देखने के लिए। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन से अप्रोचेस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, इसके फाउंडर थे एरिस्टोटल यानी अरस्तु। अरस्तु ने ही इस अप्रोच का, इस मेथड का या इस टेक्निक का इजाद किया था। हम इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच को इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव डिडक्टिव टीचिंग स्टाइल या टेक्निक भी कह सकते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। इंडक्टिव अप्रोच, जिसे आगमन विधि, और डिडक्टिव अप्रोच, जिसे निगमन विधि भी कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि जो स्टाइल या जो मेथड हम इंडक्टिव अप्रोच में यूज करते हैं, बिल्कुल उसका अपोजिट हम डिडक्टिव अप्रोच में यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में भी बताया हुआ है, जैसे नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इन तीनों के बारे में डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 3 की वीडियो में मिल जाएगा। उसमें मैंने इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात, यानी जो बच्चों को पता होता है हम उसको यूज करते हुए अननोन की तरफ जाते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस या जो उनकी प्रीवियस नॉलेज होती है उसको यूज करते हुए अननोन की तरफ जाते हैं। सिमिलरली कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि पहले हम उन्हें एक कंक्रीट पिक्चर दिखाते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, फिर उसको यूज करते हुए, क्वेश्चन पुट करते हुए, एक्टिविटी करवाते हुए एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। सिमिलरली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होता है कि पहले हम उन्हें सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल टॉपिक्स बताते हैं, फिर उन्हें कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाते हैं। ये होता है इंडक्टिव अप्रोच में, यानी कि हम पहले बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं क्लास में, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्टिविटी करवाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उनको एक अननोन फैक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स या कॉम्प्लेक्स थिंग्स की तरफ लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल टू थ्योरी, इसमें हम सबसे पहले बच्चों से वेरियस एग्जाम्पल्स लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ये जानने के लिए कि वो कितना जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम उन एग्जाम्पल्स को थ्योरी फॉर्म देते हैं या उसको जनरलाइज करते हैं, रूल्स की तरफ लेके जाते हैं, थ्योरी बताते हैं बच्चों को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, क्लास फर्स्ट में हम बच्चों को ट्रांसपोर्ट पढ़ाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट पढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उनसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर उन्हें कहीं जाना हो तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, अगर उन्हें स्कूल आना होता है तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। इस तरीके से जब हमारे पास वेरियस एग्जाम्पल्स आ जाएंगे तो हम उन्हें एक रूल की तरफ ले जा सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट्स हैं ये रोड ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं, और ये वाले ट्रांसपोर्ट्स जो हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए एक थ्योरी या फिर एक रूल की तरफ उन्हें ले जा सकते हैं। इट प्रमोट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अलग सोच रखना, बच्चों की सोच में खुलाव आना, ये उसको प्रमोट करता है। क्योंकि जैसे जैसे हम बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, उन्हें क्लास में इन्वॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी जो थिंकिंग है वो बढ़ेगी, उनके देखने का नजरिया बढ़ेगा, उनका सोचने का दायरा बढ़ेगा। वहीं डिडक्टिव अप्रोच होती है जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। इंडक्टिव में हम बच्चों को जो पता है उसे यूज करते हैं पहले, लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है कि जो उनको नहीं पता हम जल्दी से वो चीज उन्हें बता देते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें उस तरफ लेकर आते हैं जो उन्हें पता होती है। डिडक्टिव बिल्कुल अपोजिट है इंडक्टिव की। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी कि उन्हें वो चीजें बताते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में रहती है और फिर उन्हें धीरे धीरे कॉन्क्रीट की तरफ लेकर आते हैं। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल,
पहले हम उन्हें कॉम्प्लेक्स चीजें बताते हैं, फिर उन्हें हम सिंपल चीजों की तरफ लेकर आते हैं। जनरली ये जो डिडक्टिव अप्रोच है ये मैथ्स में यूज की जाती है, ईवीएस में नहीं। ईवीएस में ज्यादातर इंडक्टिव अप्रोच ही यूज की जाती है। जैसे कि थ्योरी टू एग्जाम्पल, सबसे पहले बच्चों को थ्योरी बताई जाती है, फिर एग्जाम्पल लिया जाता है। ईवीएस में ऐसा नहीं होता। ईवीएस में हम ज्यादातर बच्चों से एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर उन्हें थ्योरी या फिर रूल की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि पहले से पहले हम उन्हें रूल या फिर कोई थ्योरी है वो बताते हैं, फिर उन्हें एग्जाम्पल्स देते हैं। डिडक्टिव अप्रोच ज्यादातर मैथ्स में यूज की जाती है और ये कन्वर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करती है। मतलब कि जो बच्चों की थिंकिंग होती है, सोचने का दायरा होता है वो कन्वर्ज होता है, वो एक ही पॉइंट पर आकर सीमित हो जाता है। इन रीजंस के कारण इंडक्टिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम देखते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच में क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। इंडक्टिव में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन मतलब जो बच्चों को पता है उसको उनको याद दिलाया जाता है या फिर उनसे कोई चीज दिखाकर ऑब्जर्वेशन करवाई जाती है। फिर उसे जर्नलाइज किया जाता है कि उन्होंने उसमें क्या कॉमन चीज देखी या फिर उन्हें उसमें क्या समझ आया। टीचर इसमें उनको ऑब्वियसली गाइड करती है। फिर उसे एक थ्योरी फॉर्म या फिर एक रूल फॉर्म या फिर एक जर्नल स्टेटमेंट में बदला जाता है। यानी कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में बदला जाता है। बट डिडक्टिव इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें सबसे पहले थ्योरी दिखाई जाती है, जैसे कि मैथ्स में होता है। सबसे पहले हमको थ्योरी या फिर रूल बताया जाता है, फिर उसका प्रोडक्शन बताया जाता है कि मतलब वो कैसे हुआ, क्या चीज उसमें बताई गई है। फिर उसके बेसिस पे एग्जाम्पल्स या एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये मेथड हमें जनरली मैथ्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच की। कोऑपरेटिव जिससे पता चल रहा है सहकारी, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक हेट्रोजीनियस ग्रुप मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर तरह के बच्चे हों। स्लो लर्नर्स भी हो, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी हो, एवरेज चिल्ड्रन भी हो, सारे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ग्रुप में। वो ऑब्वियसली अभी टीचर के द्वारा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बच्चों को कहेंगे बेटा आप अपने आप ग्रुप बना लो, तो वो क्या करेंगे? वो अपने फ्रेंड्स को लेके बैठ जाएंगे एक ही ग्रुप में। तो इसलिए टीचर्स के द्वारा एक हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाया जाता है, यानी वो ग्रुप जिसमें हर तरीके के बच्चे हैं और फिर उसमें कोऑपरेट करते हैं वो एक दूसरे के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। यानी कि जब टीचर स्टूडेंट को ग्रुप में कोई वर्क करवाती है तो वो आपस में कोऑपरेट करते हुए लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, नॉलेज बनाते हैं। All members of team group should get equal opportunities to take part in activity। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक हेट्रोजीनियस ग्रुप में क्या होगा, स्लो स्टूडेंट्स भी होंगे, गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी होंगे और एवरेज स्टूडेंट्स भी होंगे। तो जो गिफ्टेड होंगे वो ऑब्वियसली सारा काम जल्दी जल्दी करके खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा, जो स्लो अचीवर स्टूडेंट्स हैं या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको मौका बहुत कम मिलेगा या हो सकता है ना भी मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बच्चे आपस में कोऑपरेट करें। तीनों तरीके के बच्चे आपस में कोऑपरेट करके एक दूसरे को वो अपॉर्चुनिटीज दे कि स्लो अचीवर्स भी सीखे और हाई अचीवर्स भी सीखे। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाया जाए और उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग इंश्योर की जाए। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग देयर सोशल स्किल्स। सोशल स्किल ऑब्वियसली जब हायर गिफ्टेड स्टूडेंट है जो लो अचीवर से इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ बातचीत करेगा, लर्निंग करेगा, तो उसका सोशल स्किल डेवलप होगा, इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होगा। इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, आपस में रिलेशन बनाते हैं, साथ में वर्क करते हैं, तो वहां पे इंटरपर्सनल रिलेशन बनता है। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। ऑब्वियसली जब सारे बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे तो वो बातचीत करेंगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी बात वो ना बोले जो किसी को हर्ट हो, और जो अपनी बात रखनी हो बिल्कुल सही तरीके से रखे ताकि सबको वो बात समझ आए। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसमें डेवलप होंगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑब्वियसली डेवलप होगी, क्योंकि जिस टाइम ये बच्चे एक्टिविटी कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की बात ना सुन रहा हो या फिर उनको कुछ समझ ना आ रहा हो, और भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब वो ग्रुप में काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इसी के साथ और भी स्किल्स है जो इसमें डेवलप की जा सकती है, जैसे कि लाइफ स्किल्स जितनी भी है वो सारी इसमें इंक्लूड की जा सकती है। एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी स्किल्स है जो इसमें इंक्लूड की जा सकती है और वो कोऑपरेटिव लर्निंग में अचीव भी होती है। टीचर्स एम इज टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग। यहाँ टीचर का मेन एम होता है कि हर स्टूडेंट की लर्निंग इंडिविजुअल लेवल पे, थोड़ी सी ही लर्निंग हो बेशक से, लेकिन हो। टीचर ये इंश्योर करती है कि बच्चे की लर्निंग हो। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों पिक्चर्स में बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें बच्चे डिस्कस कर रहे हैं,
और यहाँ पे जो उनको प्रॉब्लम है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी को कुछ पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो डिस्कस करके कोऑपरेट करके अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसे जीन पियाजे ने इजाद किया था। उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को यूज किया जा सकता है बच्चों की लर्निंग में। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या होता है कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट एक्टिविटीज। टीचर के द्वारा करवाई गई अलग अलग एक्टिविटीज में जब बच्चा पार्ट लेता है तो वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। खुद कंस्ट्रक्ट कैसे करता है कि जो टीचर एक्टिविटी करवाती है, टीचर उसे गाइड करती है और बच्चा इंश्योर करता है कि उसे वो चीजें समझ आए। वो अगर नहीं समझ आती है वो टीचर से दोबारा पूछ सकता है, लेकिन नॉलेज वो खुद ब खुद ही बनाता है। टीचर क्रिएट्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स फील कंफर्टेबल एंड ईगर टू लर्न। टीचर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जहां बच्चे अपने आप अपनी इच्छा से कंफर्टेबल लेवल में आकर लर्न करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, सीखे, समझे और कुछ नया बनाए। टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर हु encourages स्टूडेंट्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। टीचर का यहाँ मेन रोल रहता है कि वो फैसिलिटेट करे कि बच्चा अपने लिमिटेड दायरे से बाहर निकल के सोचे। टीचर ये इंश्योर करती है कि जो बच्चा नॉलेज बना रहा है वो सिर्फ बुक की नॉलेज ना हो, किताबों तक ही ज्ञान सीमित ना रहे, वो उसके आगे भी सोचे, समझे, कुछ करे, सीखे। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन किस पे होगा, जो नॉलेज उनकी होगी उसी को यूज करते हुए टीचर बच्चों की हेल्प करेगी कि वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे। जब तक बच्चे के पास बेस नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो कैसे कंस्ट्रक्शन होगा। तभी कहा गया है कि जो बच्चों की एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं क्लास में। टीचर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी प्रीवियस नॉलेज है, उनको नेग्लेक्ट ना करें, उनको यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाए। फोकस इज ऑन प्रोसेस रेदर देन आउटकम। यहाँ फोकस रहता है प्रोसेस पे, यानी कि बच्चे जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो नॉलेज वो बना रहे हैं, उस पे टीचर का फोकस रहता है कि किस तरीके से बच्चा आगे बढ़ रहा है, रेदर देन ऑन आउटकम। अगर वो सिर्फ ये चीज देखेगी कि बच्चे ने क्या सीखा, तो कोई फायदा नहीं है क्लास में पढ़ाने का। जब तक वो ये चीज ना देख ले कि बच्चों ने कैसे सीखा, क्या उसका एटीट्यूड रहा बाकी बच्चों की तरफ, क्या उसका एटीट्यूड रहा टीचर की तरफ, किस तरीके से उसने पार्ट लिया क्लास एक्टिविटीज में, जब तक इस प्रोसेस को ध्यान में नहीं रखेगी टीचर, तब तक कोई फायदा नहीं है बच्चों को पढ़ाने का, सिखाने का, समझाने का। दिस अप्रोच इज ऑल्सो फॉलोड बाय एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 ने भी इस अप्रोच को फॉलो किया है, जस्ट लाइक इंटीग्रेटेड अप्रोच। एनसीएफ 2005 ने इंटीग्रेटेड अप्रोच और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दोनों को ही इंपॉर्टेंस दी है। इसके बाद है अनुभव से सीखने का दृष्टिकोण, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बच्चों के एक्सपीरियंसेस को नेग्लेक्ट ना किया जाए, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनका हो जो उन्हें गलत नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में मजबूर कर दे, तो इसलिए बहुत जरूरी है टीचर के लिए कि वो उनके एक्सपीरियंसेस को भी देखें। अगर एक्सपीरियंसेस में कुछ कमी है तो उनको हेल्प करे उसे करेक्ट करने में। इट इज एन अप्रोच वेयर लर्नर्स लर्न बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। अभी मैंने आपको कहा कि एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वो करते हैं वो उसी से सीखते हैं। जो उन्होंने सीखा उसी को वो आगे सही मानते हैं और आगे यूज करते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है उनके एक्सपीरियंसेस को जानना। एनी एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स कैन गेट एक्सपीरियंस कैन बी इंक्लूडेड इन दिस। कोई भी एक्टिविटी जिसमें बच्चों को एक्सपीरियंस मिले, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ग्रुप एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, सारी की सारी एक्टिविटी इसमें इंक्लूड की जा सकती है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें बच्चे को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसलिए टीचर्स को कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज्यादा एक्टिविटी हो सके वो अपनी क्लास में बच्चों को करवाए, उनको एक्सपीरियंस दिलवाए, और ये इंश्योर करे कि जो एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं वो फ्रूटफुल रहे, वो उससे कुछ सीखे। Teacher gives opportunity to get involved physically, mentally, creatively and socially in the activity. फिजिकली क्योंकि बच्चा खुद करेगा, मेंटली उसका दिमाग वहीं पे रहेगा जो वो काम कर रहा है। अगर बच्चा सिर्फ सुन रहा है तो वो मेंटली कहीं भी जा सकता है। जब बच्चा वो उस काम में खुद ब खुद इंक्लूड है तो वो मेंटली भी वहीं रहेगा और कुछ सीखेगा। क्रिएटिवली वो अपना इन्वॉल्वमेंट देगा और वो सोशली भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को देखा गया है कि जब वो बच्चा ग्रुप में एक्टिव रहता है, ग्रुप में काम करता है, तो उसका सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। सम फॉर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आर इंटर्नशिप एंड सोशल सर्विस। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो हमें पहले नहीं मिलते, हम सीखने के बाद लेते हैं, जैसे इंटर्नशिप। जैसे पहले हमने 3-4 महीने क्लासेस ली, फिर हमें इंटर्नशिप दी गई ड्यूरिंग द प्रोसेस, ताकि हम कुछ सीखे जो हमने क्लास में पढ़ा उसको यूज कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए।
सोशल सर्विस भी ऐसी है कि जब किसी को लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत है तो वो एक्सपीरियंसेस लेने के लिए सोशल सर्विस में इंक्लूड हो जाते हैं। सोशल लर्निंग अप्रोच, इसका गोल्स के अकॉर्डिंग जो साइकिल दिया गया है वो ये है। कंक्रीट एक्सपीरियंसेस, अभी मैंने बताया कि बच्चों के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको यूज करते हुए, उनको रिफ्लेक्ट करवाते हुए, ऑब्जर्व करवाते हुए उस पर काम करना, जो उनको पता है उसको यूज करते हुए क्लास में आगे रिफ्लेक्ट करवाना। फिर उसको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन देना कि जो उसका एक्सपीरियंसेस है उसको एक ऐसा रूप देना, ऑल्दो वो एक्सपीरियंस है लेकिन बच्चा उसे समझ सके, महसूस कर सके, उसे अगर वो टच ना भी कर सके तो फील कर सके। फिर है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि जो बच्चे ने कंसेप्चुलाइज कर लिया है, मतलब अपने दिमाग में उस बात को, उस टॉपिक को, उस कंसेप्ट को बिठा लिया है, उसको वो एक्सपेरिमेंट करे, वो देखे कि वो क्या एक्चुअली में ऐसा होता है। इस चीज को वो एक्सपेरिमेंट के जरिए ही महसूस कर सकता है कि अगेन वो उसके लिए वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस बन जाता है। इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जैसे वाटर का यूज। हम सबको पता है कि वाटर का क्या यूज है, हम बच्चों के एक्सपीरियंस से उसे निकाल सकते हैं। लेकिन फिर वाटर वेस्टेज है, वाटर वेस्टेज भी बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा या देखा होगा, कहीं ना कहीं होते हुए देखा होगा, तो उस पर ऑब्जर्व करवाना कि क्यों वाटर वेस्टेज होता है, फिर उसे एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन देना। क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये सोचा है कि वाटर अगर हमारे पास कम हो गया, खत्म हो गया तो क्या होगा, वो अभी हमने महसूस नहीं किया है। तो उसे एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन दिया जा सकता है और उसके बेसिस पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए बोतल का पानी खत्म हो गया या स्कूल में पानी नहीं आया तो क्या होगा, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों से एक्सपीरियंस कर सकता है और जब वो उसे एक्सपीरियंस कर लेगा तो वो दोबारा से कंक्रीट एक्सपीरियंस उसका बन जाएगा और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। इसके बाद है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच में कॉग्निटिव जो वर्ड है कॉग्निशन से लिया गया है, इसका मतलब होता है मेंटल एक्टिविटीज। दिमाग में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी कॉग्निशन कहलाती है, जैसे याद रखना, सोचना या लैंग्वेज यूज करना। लैंग्वेज भी जो हम याद करते हैं, सोचते हैं, वो हमारे दिमाग से होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो मेंटल एक्टिविटीज होती है कॉग्निशन में कहलाती है। ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। इसको हम साइकोलॉजिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा कॉग्निशन पार्ट होता है वो साइकोलॉजी का पार्ट होता है। ऑल द जितनी भी एक्टिविटीज हमने डिस्कस करी कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी से लिंक करती है और साइकोलॉजी हमारे हर सब्जेक्ट में, चाहे वो पैडागोजिकल सब्जेक्ट हो या फिर वो को करिकुलर एक्टिविटीज का सब्जेक्ट हो, हर जगह उसको यूज किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसी तरीके से कॉग्निटिव अप्रोच जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है इसे भी हम पैडागोजिकल एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं। इस अप्रोच में क्या होता है कि जब हम जनरल क्लासरूम में देखते हैं तो वहाँ टीचर को ऐसे मेथड्स यूज करने चाहिए या ऐसी एक्टिविटीज करवानी चाहिए जो बच्चों के कॉग्निटिव लेवल की हो। अगर हम कॉग्निटिव अप्रोच को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से थोड़ा सा हटा के क्लासरूम एस्पेक्ट में लेकर आए तो हम ये देखेंगे कि टीचर्स कैसे कॉग्निटिव अप्रोच को यूज कर सकते हैं क्लासरूम में। टीचर्स वो एक्टिविटीज करवाएं बच्चों को या उस तरीके से बच्चों को पढ़ाए या वो कंटेंट पढ़ाए जो बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है कि अगर टीचर क्लास फर्स्ट के बच्चों को बॉडी पार्ट्स पढ़ा रही है तो वो सिर्फ उन्हें बॉडी पार्ट्स के नेम बताएगी, लाइक हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स। वो उनके फंक्शंस नहीं बताएगी क्योंकि बच्चों का कॉग्निटिव लेवल इतना नहीं है कि वो उनके फंक्शंस समझ सके। अभी सिर्फ उन्हें इतना पता चलेगा कि हम आईज से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से टच करते हैं। इसके अलावा और डीप फंक्शंस नहीं उन्हें पता चलेंगे और ना उन्हें समझ आएंगे। इसलिए टीचर्स कॉग्निटिव अप्रोच को क्लास में यूज करती है, वो बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाती है। अब हम देखेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में होता है और इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये भी साइकोलॉजिकल अप्रोच है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है उसका ईवीएससी क्लासरूम में क्या काम? नहीं, इसकी भी बहुत जरूरत है क्योंकि टीचर को बहुत जरूरी होता है कि वह अपने स्टूडेंट के बिहेवियर को समझे और स्टूडेंट्स भी ह्यूमन है और उनके बिहेवियर को भी स्टडी करना है, तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है। इन दिस अप्रोच टीचर स्टडीज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तरफ स्टूडेंट का क्या बिहेवियर है, टीचर इस बात को समझती है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, और अगर टीचर चाहे तो वो अपने टीचिंग स्टाइल में स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले टीचर ये ऑब्जर्व करती है बच्चों के बिहेवियर में कि क्या बच्चा उनकी क्लास में इंटरेस्टेड है, उसका उस सब्जेक्ट के प्रति कैसा बिहेवियर है, क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है, और अगर जरूरत पड़े तो टीचर अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे का क्लास में इंटरेस्ट है
बट वो क्लास में अटेंटिव नहीं है, उसके लिए वो अपने टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंजेस ला सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, इफ अ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट बट ही इज नॉट सो मच एक्टिव इन क्लास, सो ही यूजेस दिस अप्रोच टू स्टडी देयर बिहेवियर एंड टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली। तो टीचर क्या करती है, वो बच्चे के बिहेवियर को चेक करती है, स्टडी करती है और उसके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग स्टाइल में चेंजेस लाती है। इसलिए इसमें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लाने की जरूरत है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक चीज और जरूरत होती है, जब बच्चे का बिहेवियर बहुत नेगेटिव होता है तो उसमें भी बच्चे के बिहेवियर को चेक किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि उसका बिहेवियर इतना नेगेटिव क्यों है। जैसे मान लीजिए बच्चा बहुत लड़ाई करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो क्यों करता है, इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पे उसको बिहेवियर स्टडी करना होता है। बच्चा बहुत जल्दी रो पड़ता है, क्यों रो पड़ता है, उसके इस बिहेवियर को स्टडी करना है। इसलिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बहुत जरूरी है। टीचिंग स्टाइल में इतना काम नहीं आता ये, बट बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा।